हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सचिन कुमार गुप्ता और मैं आज बात करने वाला हूँ किरचॉफ के नियम के बारे में। तो किरचॉफ का नियम जो है उसको क्यों उपयोग में लाया गया, सबसे पहले हम ये बात समझते हैं कि जो आपके जो विद्युत परिपथ होते हैं उन विद्युत परिपथों को क्या किया जाता है, ओम के नियम से हम आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जब विद्युत परिपथ आपके क्या होते हैं, जटिल होते चले जाते हैं, यानी जो जटिल विद्युत परिपथ कह सकते हैं जिसमें आपके क्या हो, अवयव यानी कंपोनेंट्स की संख्या जैसे प्रतिरोध, आपकी बैटरी अगर ज़्यादा हो और दूसरा क्या हो, अगर वो जटिल हो तो क्या कर सकते हैं, उसको हम ओम के नियम से हल नहीं कर सकते हैं आसानी से। तो हम क्या करेंगे, किरचॉफ जो वैज्ञानिक है उन्होंने जटिल परिपथ जो है उनको हल करने के लिए आपका क्या है, आपके किरचॉफ के दो नियम बनाए थे। तो आइए पढ़ते हैं किरचॉफ के दो नियमों को। तो किरचॉफ के हमारे दो नियम होते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो किरचॉफ के नियम जानने से पहले हम एक शब्द यहाँ पे सीखेंगे, उसका नाम है आपका संधि बिंदु। इसको संधि बिंदु भी बोलते हैं या फिर जंक्शन पॉइंट। तो ये क्या होता है, संधि बिंदु या जंक्शन पॉइंट। तो इसको आसानी से समझने के लिए सबसे पहले मैं एक चित्र बनाता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान के चलिए ये कोई बिंदु है। अब यहाँ पे क्या है, ये कोई आपका क्या है, कोई शाखा यहाँ पे आपकी क्या आ रही है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। और इस संधि बिंदु से आपका क्या है, ये जो शाखा है दूसरी शाखा, यानी पहली शाखा ये दूसरी शाखा, ये संधि बिंदु है। ठीक है, इसको जंक्शन पॉइंट या संधि बिंदु कहते हैं। यानी इस एक बिंदु है, इसको अभी संधि बिंदु नहीं कहेंगे, इसको मैं सिंपल बिंदु बोल रहा हूँ। ये एक बिंदु है, यहाँ पे आपका क्या है, एक शाखा के थ्रू क्या आ रहा है, करंट आ रहा है यानी धारा आ रही है, दूसरी शाखा के थ्रू ये जा रही है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। अभी ये बिंदु है हमारा, कोई संधि बिंदु नहीं है, ये संधि बिंदु नहीं है वैसे। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल ये लिया, ठीक है, एक एग्जांपल मैं ये लेता हूं। तो यहां पे ये चीज ध्यान रखनी है, ये जो आपका बिंदु है ये आपका संधि बिंदु है, संधि बिंदु या जंक्शन पॉइंट। तो ये जंक्शन पॉइंट यहाँ पे आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, यानी किसी विद्युत परिपथ के अंदर ऐसा बिंदु जहां आपकी क्या होती है, एक शाखा दूसरी शाखा तीन शाखा, यानी किसी विद्युत परिपथ के अंदर ऐसा बिंदु जहां पे आपकी क्या हो, कम से कम तीन शाखाएं या उससे अधिक शाखाएं क्या होती हैं, उस बिंदु के द्वारा जुड़ी होती हैं, संधि बिंदु कहलाता है। ठीक है, ये हमारे कोई संधि बिंदु नहीं है। ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल के तौर पे जैसे और ज़्यादा ले सकते हैं, जैसे ये तीन शाखाओं से आपका क्या आ रहा है, धारा इसके अंदर आ रही है और एक के थ्रू बाहर निकल रही है। तो ऐसा बिंदु जिस पे आपके क्या हो, तीन या तीन से अधिक शाखाएं आपकी क्या हो, जुड़ी हुई हो, तो इस प्रकार का जो बिंदु कहलाता है संधि बिंदु कहलाता है। तो अब ये संधि बिंदु का ही यहाँ पे क्या होता है, किरचॉफ के प्रथम नियम में उपयोग होता है। तो इसीलिए इस बात को समझना आवश्यक हो जाता है। तो किरचॉफ का जो होता है, तो किरचॉफ का जो है प्रथम नियम, या फिर हम इसको बोलते हैं संधि का नियम, या फिर हम इसको बोल सकते हैं धारा का नियम। तो जो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है उसको हम संधि का नियम भी बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं धारा का नियम। तो इसके अंदर हम क्या जानते हैं, तो आपको ये बात अच्छे से समझनी है कि किसी विद्युत परिपथ में स्थित कोई भी ऐसा संधि बिंदु, किसी विद्युत परिपथ में, किसी भी विद्युत परिपथ में स्थित ऐसा कोई भी संधि बिंदु, ऐसा कोई भी संधि बिंदु जहाँ पे आपकी क्या हो, आने वाली आपकी क्या हो, ये आने वाली या प्रवेश करने वाली आपकी क्या हो, विद्युत धाराएं, और उस संधि बिंदु से क्या हो, निकलने वाली आपकी क्या है, विद्युत धाराएं हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। दोबारा से सुने, मैंने क्या बोला कि किसी भी विद्युत परिपथ में स्थित ऐसा संधि बिंदु जिस पर आने वाली या प्रवेश करने वाली, जिस पर आने वाली या प्रवेश करने वाली क्या हो, विद्युत धाराएं,
उस संधि बिंदु से निकलने वाली या जाने वाली विद्युत धाराएं हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अर्थात हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आने वाली धाराओं का योग बराबर क्या होता है, जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। अर्थात जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वह संधि बिंदु पर आधारित है। तो ऐसा संधि बिंदु जिस पर क्या होगा, यानी किसी विद्युत परिपथ के अंदर स्थित ऐसा संधि बिंदु, उस बिंदु पे क्या होगा, आने वाली धाराओं का योग बराबर क्या होगा, जाने वाली धाराओं का योग आपका बराबर होगा। ये हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है, या संधि का नियम कहलाता है, या धारा का नियम कहलाता है। अब यहाँ पे हम ये कैसे बात करेंगे, तो इस बात को देखना है, जैसे अगर ये मेरा संधि बिंदु है, अब संधि बिंदु को कैसे पहचाना, 3 या 3 से अधिक शाखाएं जुड़ी हुई हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है। अब यहाँ देखेंगे संधि बिंदु की तरफ, यहाँ पे क्या है, ये जो धारा की दिशा ये क्या बता रही है, यहाँ पे करंट क्या है, संधि बिंदु की तरफ आ रहा है। और इस बिंदु से क्या है आपका, कि ये जो करंट है वह क्या यहाँ से निकल के जा रहा है, यानी ये जाने वाला और ये आपका क्या है, आने वाला, यानी प्रवेश करने वाला और निकलने वाला। तो अगर मैं इनको नाम दे दूं, जैसे मैंने इसको नाम दिया I1, इसको नाम दिया I2, इसको नाम दिया I3, इसको नाम दिया I4, इसको नाम दिया I5, तो हम क्या करेंगे, तो किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार क्या होगा, आने वाली धाराओं का योग। तो इस संधि बिंदु पर कौन कौन सी धाराएं आ रही हैं, I1 प्लस I5। आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग, तो कौन कौन सी जा रही हैं संधि बिंदु से दूर, भाई संधि बिंदु से दूर जा रही हैं, तो ये वाली जा रही हैं, तो I2 प्लस I3 प्लस I4। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, किरचॉफ के प्रथम नियम के हम क्या कर सकते हैं, संधि बिंदु पे आने वाली जो धाराएं, जाने वाली धाराओं का योग क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। अब दूसरी बात यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इस संधि बिंदु जो है, यहाँ पे जो धारा यहाँ पे आ रही है और यहाँ से जा रही है, तो इस पे आपका क्या होगा, कोई भी धारा आपकी क्या होगी, रुकती नहीं है, यानी वो क्या होती है, चली जाती है। अर्थात यहाँ पे क्या होगा, इस संधि बिंदु पे हमेशा क्या होगा, आवेश संरक्षित रहेगा। तो अर्थात इस किरचॉफ के प्रथम नियम को, अतः जो आपका किरचॉफ का प्रथम नियम है, किरचॉफ के प्रथम नियम को हम क्या बोलते हैं, आवेश संरक्षण का नियम भी हम बोलते हैं। तो किरचॉफ के प्रथम नियम को हम आवेश संरक्षण का नियम भी हम कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं आगे। जैसे हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, मैंने इस तरह से ले लिया, तो यहाँ पे आपका क्या A B C। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इस वाले विद्युत परिपथ में आपकी क्या है, 3 संधि बिंदु हैं, 1 2 और 3। तो संधि बिंदु क्यों, क्योंकि इस संधि बिंदु पे हम देखते हैं 1 2 3, 3 आपकी क्या हो रही हैं, 3 शाखाएं मिली हुई हैं, इस पर भी 1 2 3 मिली हुई हैं, इस पर भी 1 2 3 मिली हुई हैं। ठीक है। अब बाई चांस सपोज करें अगर मैं यहाँ पे कोई बिंदु मान लूँ, तो उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि 2 शाखाएं हो जाती हैं, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं है। तो संधि बिंदु हम ए पे देखते हैं, तो ए पे क्या नियम लगता है, आने वाली धाराओं का योग। संधि बिंदु ए पर आपका क्या होगा, अगर हम किरचॉफ के नियम से इसको हल करें, प्रथम नियम से, तो इस पर क्या होगा, आने वाली धारा है, तो आ कौन सी रही है, एक तो I1 आ रही है और एक आपकी क्या आ रही है, और कोई सी नहीं आ रही, और जा कौन सी रही है, I2 और I3। तो संधि बिंदु ए पर क्या हो जाएगा, I1 बराबर I2 प्लस I3। तो ये दोबारा सुने इस बात को कि ये ध्यान कैसे रखना है, संधि बिंदु पर हमें देखना है कि किस तीर का निशान इसकी तरफ आ रहा है, और इससे देखना है कि किस तीर का निशान इससे जा रहा है। तो इसी से हमें पता लगेगा आने वाली कौन सी है और जाने वाली कौन सी है। अगर मैं बी बिंदु की बात करूँ तो आ कौन सा रहा है, I3 आ रही है और I5 आ रही है, और जा कौन सी रही है, I5। अगर मैं सी बिंदु पर बात करूँ तो क्या होगा, इस पर I4 आ रही है, I6 आ रही है, और जा कौन सी रही है, I7। तो इस तरह से क्या होगा, अगर यहाँ पे कोई भी आपको वैल्यू दी गई हो, अज्ञात दिया हो, तो हम क्या कर सकते हैं,
किरचॉफ के प्रथम नियम की सहायता से या संधि के नियम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, धाराओं के मान ज्ञात कर सकते हैं, जो आपका क्या होता है कई प्रश्नों में जो न्यूमेरिकल में बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसी के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, एक और इसी को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इस नियम को सुलभ कर लेते हैं, या फिर आप ये कर लेते हैं, आसानी से कह सकते हैं। यानी क्या होता है, किसी भी संधि बिंदु पर, तो ये चीज़ हम या डायरेक्ट ऐसे बोल देते हैं, किसी भी संधि बिंदु पर क्या होता है, समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा क्या होता है, आपका 0 के बराबर होता है। भाई आवेश संरक्षण जो मैंने बताया था कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वह आपका क्या है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी आवेश का संरक्षण होता है। जब आवेश का संरक्षण होगा तो वहाँ पे क्या होगा, कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, किसी भी संधि बिंदु पे आपका क्या होता है, किसी भी संधि बिंदु पर आपका क्या होता है आपका, तो ये कह सकते हैं कि समस्त जो आपकी क्या होती हैं, बहने वाली जो धाराएं होती हैं उनका योग हमेशा क्या होता है, 0 होता है। किसी भी संधि बिंदु पर समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपकी आने वाली धाराएं हैं, जो संधि बिंदु की ओर जो आने वाली धाराएं हैं, ये संधि बिंदु है अगर, ठीक है, तो जो आने वाली धाराएं हैं तो उनका जो आपका चिन्ह होगा वह हमेशा यहाँ क्या लेना है, धनात्मक लेना है। और जो संधि बिंदु से आपकी क्या है, जो जाने वाली धाराएं हैं, ठीक है, उनका चिन्ह हमेशा क्या लेना है, ऋणात्मक लेना है। तो यदि मैं इस बात को ए बिंदु पर कहता हूँ तो ए बिंदु पे क्या होगा, तो किसी संधि बिंदु पे आपका क्या होता है, समस्त जो आपकी क्या होती है विद्युत धाराएं होती हैं उनका बीजगणितीय योग आपका क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो हम इस संधि बिंदु पे देखते हैं कौन कौन सी धाराएं आ रही हैं आपकी, एक तो I1 आ रहा है, एक I2 आ रहा है और एक I3 आता है, और इनका योग क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब इस संधि बिंदु पे देखते हैं आने वाली धारा कौन सी है, I1, तो I1 आने वाली को हम लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ से जाने वाली कौन सी है, I2 और I3, तो जाने वाली को नेगेटिव। तो सीधा सीधा सा ये भी सोच के देख लेते हैं कि अगर कोई चीज़ हमारे पास आ रही है तो बढ़ोतरी होगी, अगर कोई चीज़ हमारे पास आ रही है तो मतलब क्या है, बढ़ोतरी होगी। तो बढ़ोतरी को हम किससे लेते हैं, प्लस यानी धनात्मक चिन्ह से। और यदि कोई चीज़ हम जा रही है यानी खर्च हो रही है तो उस चिन्ह को हम किससे लेंगे, ऋणात्मक से। तो यहाँ पे ये ऋण चिन्ह, तो इसको अगर देखें और हल करें तो क्या जाएगा, I1 बराबर I2 प्लस I3। तो देखो यही चीज़ यहाँ से आ जाती है। तो आप इसको कैसे भी आप याद रख सकते हैं, चाहे आप इस तरीके से याद रखो चाहे इस तरीके से याद रखो। ठीक है, इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, बी बिंदु पे आप लगाते हैं तो बी बिंदु पे क्या होगा आपका, सबसे हम पहले लिखेंगे I5, यानी बी बिंदु पे कौन कौन से आपकी विद्युत धाराएं आ रही हैं, I5 आ रहा है, I3 आ रहा है और I4 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, I5 आ रहा है तो ये पॉजिटिव, I3 आ रहा है तो पॉजिटिव, जा कौन सा आ रहा है संधि बिंदु से दूर, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा I5 प्लस I3 बराबर I4। तो यही चीज़ यहाँ पे दिख रही है, I5 प्लस I3 बराबर I4। इसी प्रकार सी बिंदु पे आपका क्या हो जाएगा, I4, I7 और I6। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे I4, अब इस संधि बिंदु पे कौन कौन सा आ रहा है, I4 आ रहा है तो प्लस, I7 क्या आ रहा है, जा रहा है तो माइनस, और I6 क्या हो रहा है आपका, आ रहा है इसलिए प्लस, और ये बराबर 0, इसको बराबर 0 करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, I4 प्लस I6 बराबर I7। तो देखो यही चीज़ है, तो आप इसको कैसे भी याद रख सकते हैं। तो अर्थात हम क्या कह सकते हैं, जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वह क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में संधि बिंदु के लिए उपयुक्त होता है। उस संधि बिंदु पे क्या होता है, आने वाली धाराओं का योग बराबर आपका जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम की। तो जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको जो भी सवाल हल करने हैं, जो आपके क्या होता है किसी भी एग्ज़ाम में आए, थोड़ा सा जो अगर आपके क्या होंगे, जो यहाँ पे आपका विद्युत परिपथ आपका क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा यानी जटिल होगा, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, किरचॉफ के नियमों की सहायता से हम क्या करते हैं, हमारे सवालों को हल करते हैं। तो जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है वह आपका क्या होता है, वोल्टता का भी नियम कहलाता है या लूप का नियम भी कहलाता है। तो यहाँ पे एक शब्द आता है लूप। तो सबसे पहले हम लूप को समझ लेते हैं। लूप क्या होता है,
जैसे मान के चलिए मैं एक सिंपल सा विद्युत परिपथ बना रहा हूँ, जैसे मैंने इसको नाम दिया R1, इसको नाम दिया R2, इसको नाम दिया E1, इसको नाम दिया E2, प्लस माइनस ये आपका R3 और ये R4। अब यहाँ पे लूप क्या होता है, जैसे ये हमारा एक दिया गया विद्युत परिपथ है। अब इस विद्युत परिपथ में क्या होगा, तो हम ये मान के चलते हैं, अब भाई जैसे अब ये थोड़ा सा दिख रहा है जटिल विद्युत परिपथ है, ओम के नियम की सहायता से क्या होगा, आसानी से ये हल नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, अब किरचॉफ के नियम का द्वितीय नियम इस पर अप्लाई करेंगे। तो हम ये सोचते हैं, क्या सोचते हैं, जैसे मान के चलिए लूप क्या होता है, पहले हम ये बात कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए किसी भी, जो भी आपका कोई भी बिंदु है या कोई भी शाखा है, उस शाखा को पकड़ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक शाखा को पकड़ लेते हैं। ये मैंने एक शाखा पकड़ी और मैं सपोज करता हूँ कि इसमें जो धारा की दिशा है वो इस दिशा में बह रही है। ये मैंने सपोज किया है, वास्तविकता नहीं पता है मुझे कि किस दिशा में बह रही है। हम सपोज करते हैं धारा इस दिशा में बह रही है। अब धारा इस दिशा में बहने के बाद क्या होगी भाई, अपने आप यहाँ से हो जाए, ये मुड़ के यहाँ आ जाएगी, उसके बाद धारा इस दिशा में बहेगी और ये वापस यहाँ पे आ जाएगी। तो अर्थात लूप के अंदर क्या होता है, यानी हमें कोई ऐसा एक बंद परिपथ, एक बंद जाल, एक बंद परिपथ इस प्रकार से ढूंढना पड़ता है जिसके अंदर हम ये कह सकें कि भैया धारा आपकी क्या होगी, इस तरह से बह रही है। जैसे मान के चलिए मैं अगर इसको पकड़ लेता हूँ, मैं इस शाखा को यहाँ से पकड़ लेता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि इसके अंदर धारा ये बह रही है। तो ये चीज़ हमें क्या है, माननी पड़ती है, कि आप कैसे भी मान सकते हो। अब मान के चलिए जो वास्तविक हल आता है, अगर धनात्मक आ जाता है उसका मान, तो हम ये कहेंगे कि जो धारा हमने सपोज की है, अज्यूम की है या मानी है, तो वो आपकी क्या है, सही है। अगर बाई चांस उसका मान ऋणात्मक आता है, तो हम ये कहेंगे जो बहने वाली धारा है उसकी दिशा आपकी क्या है, विपरीत दिशा में है। अर्थात जो आपने अज्यूम किया है वह धारा की दिशा आपकी क्या है, जस्ट अपोजिट है। सिर्फ इतना होता है। तो आप दोबारा सुने, लूप क्या होता है, यानी जहाँ से, यानी जिस शाखा से हम चल रहे हैं उस शाखा पे आप क्या है, वापस से आ जाए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं लूप। तो लूप का मतलब आपका क्या होता है, एक बंद परिपथ। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से चले, यहाँ गए और यहाँ भी आ गए, तो ये भी आपका एक बंद परिपथ हो गया। यहाँ से चले, यहाँ गए, ये भी आपका एक बंद पथ हो गया। यहाँ से चले, यहाँ गए, तो आप ये आप क्या है, अपनी मर्जी के अनुसार कैसे भी मान सकते हैं। तो लूप यानी क्या होता है, एक बंद परिपथ। और बंद परिपथ में क्या होगा, यानी जहाँ से स्टार्ट किया है वापस वहीं आ जाए। अब हम बात करते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम की इसमें। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है कि किसी भी विद्युत परिपथ में किसी भी विद्युत परिपथ में आपका क्या होता है, जो बंद लूप होता है, किसी भी विद्युत परिपथ में स्थित बंद परिपथ में या बंद लूप में, उसमें बहने वाली धाराओं और प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, उसमें बहने वाली धाराओं तथा प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, उसमें उपस्थित समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी इसको मैं सबसे पहले ऐसे लिख सकता हूँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, समेशन IR बराबर समेशन EMF, या फिर EMF की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सीधा सा आपको समझ में आ जाए E। तो I आपका क्या हो गया, धारा हो गया, R आपका क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया, और आपका E आपका क्या हो गया, विद्युत वाहक बल। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है, जिसको लूप का नियम या वोल्टा का नियम भी कहते हैं, कि क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में स्थित बंद आपके लूप में, बंद लूप में बहने वाली धाराओं और प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, बहने वाली धाराओं और प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, उसमें उपस्थित समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये बात आपको समझनी है। तो इसके लिए हम जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं सीधा सीधा सा।
ये E1 हो गया, ये आपका R1 हो गया, ये प्लस माइनस ये आपका E2 हो गया और ये R2 हो गया। तो मान के चलिए मैंने ये एक आपका विद्युत परिपथ बनाया। इस विद्युत परिपथ में तो किसी विद्युत परिपथ में स्थित एक आपका क्या है, बंद लूप। तो यही मेरा क्या है, इस विद्युत परिपथ का बंद लूप ये हो जाएगा। मैं कहीं से भी चलूँ वहाँ से मैं यहीं पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो अब वहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं, यानी यहाँ पे हमें क्या होगा, अब बहने वाली धाराओं और प्रतिरोधों का गुणनफल। तो हम ये मान के चलते हैं ये जो शाखा है, यानी दो बिंदुओं के मध्य आपकी जो आपकी क्या होती है, जो अवयव होता है उसको हम बोलते हैं शाखा। तो ये शाखा मैं मान के चलता हूँ, इसमें आपकी धारा I1 प्रवाहित होती है। ये कोई सी भी दिशा में मान लो, ऐसा कोई भी नहीं है, ये I1 मान ली। हम ये मान के चलते हैं इसमें आपकी I2 धारा प्रवाहित हो रही है। मान के चले धारा तो एक ही निकल के आएगी, लेकिन मैंने एज सिंपलीफाई I2 लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या करते हैं, शाखाओं में धारा को हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको डिनोट करते हैं, उसको नामांकित करते हैं कि भाई इस शाखा में ये धारा बह रही है, इस शाखा में ये धारा बह रही है, और दिशा हमने ये मान ली। ये हम अज्यूम कर रहे हैं। अब मैंने क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि मैं इसको क्या करता हूँ, किसी विद्युत परिपथ में स्थित किसी बंद लूप, तो किसी बंद लूप में, अब जैसे मैं मान के चलता हूँ ये एक बंद लूप इस तरह से बना लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ इस बंद लूप में भैया आपकी जो धारा इस तरह से प्रवाहित हो रही है, यानी ये आपकी क्या है, क्लॉकवाइज दिशा में मैंने धारा प्रवाहित कर ली। तो क्लॉकवाइज दिशा में जब धारा प्रवाहित कर रही है तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, तो उस शाखा में यानी बंद लूप में बहने वाली धाराओं और प्रतिरोधों का गुणनफल। तो इसके अंदर कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, I1, प्रतिरोध कौन सा है, R1, ठीक है। फिर आपका क्या है, I2 R2 बराबर आपका क्या होगा, E1 और E2। अब यहाँ पे क्या होगा, आपके दो नियम और काम आते हैं इसके साथ साथ, साइन कन्वेंशन वाले, चिन्ह वाले। तो चिन्ह वाले नियम अभी हम समझते हैं, दोबारा से इस बात को समझ लें मैं क्या कह रहा हूँ। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या बता रहा है, किरचॉफ का द्वितीय नियम ये बता रहा है आपका कि किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में स्थित, किसी बंद परिपथ में यानी किसी विद्युत परिपथ में स्थित आपका जो क्या है, बंद लूप है, उसमें बहने वाली धाराओं और प्रतिरोधों का जो बीजगणितीय योगफल है वह आपका क्या होगा, उसमें उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। ये बात हमें यहाँ से समझनी है। अब यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन नियम है वो आपके दो हैं, इसको ऐसे समझ लेते हैं। ये साइन कन्वेंशन नियम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला साइन कन्वेंशन नियम आपका क्या है, धारा के लिए, और दूसरा आपका साइन कन्वेंशन नियम क्या होता है, विद्युत वाहक बल के लिए। अगर ये नियम हम नहीं लगाएंगे, जैसे सिर्फ हमने ये किया, नहीं जी हम तो ये जानते हैं समेशन IR इक्वल टू क्या होता है, समेशन E, ठीक है, तो काम नहीं चल पाएगा। यहाँ पे आपको क्या चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, धारा के लिए, तो आपको क्या करना है, तो जैसे मान के चलिए, कैसे, जैसे मान के चलिए ये आपका विद्युत परिपथ है, ये आपका विद्युत परिपथ है। उस विद्युत परिपथ में धारा की दिशा आपकी क्या है, ये है I1 ले लेता हूँ, I1 इस तरह से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैंने अपना लूप बनाया उसमें धारा की दिशा में इस तरह से चला रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ये दिशा और ये दिशा अगर आपकी क्या है, सेम है, तो उस पर धारा का दिशा यानी आपका जो धारा का जो चिन्ह होगा, करंट का चिन्ह होगा, वह आपका धनात्मक आ जाएगा। अब सपोज करिए यदि मैं कहता हूँ कि धारा आपकी क्या है, इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, यानी जिस शाखा में, जैसे मान के चलिए धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, और मैंने मेरा लूप क्या लिया, इस तरह से लिया, यानी लूप के अंदर मैंने क्या माना कि धारा आपकी क्या हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त दिशा में आपकी प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो चिन्ह है ये आपके क्या है, विपरीत हैं। तो विपरीत चिन्ह पे आपका क्या होगा, जो धारा का चिन्ह होगा वह आपका ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे जिस प्रकार से, जैसे इसको चीज़ यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं, जैसे क्या होगा कि मैंने ये
एक आपका क्या है विद्युत परिपथ बनाया, उस विद्युत परिपथ में ये एक आपका क्या है लूप है। इस लूप में मैंने सपोज किया कि इसमें इस शाखा में I1 धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है और I2 धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है। अब हम क्या करेंगे, नियम के अनुसार हम क्या मानेंगे, सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि ये जो मेरा लूप है, इस लूप में आपकी क्या है विद्युत धारा आपकी क्या दक्षिणावर्त दिशा में यानी क्लॉकवाइज दिशा में आपकी क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो हम देखेंगे ये वाली जो शाखा है और ये जो आपका माना है दिशा, तो दोनों दिशाएं क्या है आपकी सेम है। जब दोनों दिशाएं सेम होती है तो यहाँ पे आपका चिन्ह क्या हो जाएगा, धनात्मक। अब इसके बाद क्या धारा का इसके अंदर नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि हमें क्या ध्यान रखना है, हमारा नियम क्या कहता है कि उस विद्युत परिपथ में क्या होगा, बहने वाली धाराओं और प्रतिरोधों का गुणनफल करना है। तो ये हमने किया हुआ है और उनका बीजगणितीय योग। अब हम यहाँ देखते हैं ये जो धारा है और ये धारा है इसमें समान है, तो ये भी आपका प्लस आ जाएगा। ठीक है, यानी इसको देखना है फिर हमें, यानी इस शाखा में बहने वाली धारा और इस लूप में जो हमने मानी है किस धारा, तो ये दोनों अगर दोनों की दिशा सेम है तो प्लस, अगर दोनों की दिशा समान है तो माइनस। ठीक है, विद्युत भागबल के लिए क्या नियम होता है, जो तीर का चिन्ह है, अब हम ये देखते हैं ये तीर का चिन्ह है, तो ये हमने I1 धारा है, तो यहाँ पे दिशा इस तरह से मानी है, ये दिशा इसमें होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान के चलिए जो धारा की दिशा का जो तीर का चिन्ह है वह आपका क्या है, यदि आपका क्या इस तरह से आए, तो यदि आपका क्या है धारा की दिशा इस तरह से हमने क्या कर रहे हैं इसके अंदर मान रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो आपकी बैटरी है उस बैटरी में आपका क्या है, यदि पहले प्लस आता है और बाद में माइनस आता है, तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ ये बैटरी आपकी E1 हो गई और ये E2 हो गई, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस के E1, अर्थात ये क्या बता रहा है, धारा आपकी क्या हो रही है, बैटरी इधर लग रही है, तो ये माइनस क्या बताएगा कि आपका विद्युत वाहक बल इस दिशा में क्या है, यानी आगे आने वाली दिशा में घट गया है, तो इसलिए ये माइनस के E1। यदि आपका क्या है बहने वाली दिशा, यानी जो तीर के चिन्ह की दिशा है वो ये है और यहाँ पे क्या है बढ़ता हुआ, तो अर्थात क्या हुआ, ये क्या बताएगा आपका विद्युत वाहक बल का मान इस दिशा में क्या है बढ़ रहा है, तो ये प्लस के E2। यानी ये क्या बता रहा है, अगर धारा की दिशा में चलते हुए यदि बैटरी का चिन्ह क्या आता है, बाद वाला माइनस आता है, यानी ये क्या बताता है विद्युत वाहक बल का मान घट रहा है, तो माइनस के E1। यदि बैटरी की दिशा में चलते हुए, ठीक है, यदि बैटरी का जो दूसरा वाला चिन्ह है प्लस आ रहा है, तो ये क्या बताएगा कि आपका विद्युत वाहक बल का मान बढ़ रहा है, तो ये प्लस आ जाएगा। तो ऐसा हम यहाँ देखते हैं। अब भाई धारा यूँ इस तरह से बह रही है, इस तरह से हमने माना हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चिन्ह आपका क्या हो जाएगा घट रहा है, तो माइनस के E2 और ये आपका क्या हो जाएगा प्लस के E1। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, तो ये किरचॉफ के नियम को हम कैसे लिख सकते हैं, I1 R1 प्लस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2। तो इस प्रकार से आपका क्या कर सकते हैं, ये आपके किरचॉफ के द्वितीय नियम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इस नियम को हम लिख सकते हैं। चूंकि यहाँ पे क्या होता है आपका, ये जो आपका लूप का नियम है या वोल्टा का नियम है, यहाँ पे आपकी क्या रहती है, ऊर्जा संरक्षित रहती है, यानी एक लूप में क्या होती है, ऊर्जा का आपका मान समान रहता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम भी हम इसको बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी क्या है कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वह आपका क्या है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, और किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वह आपका क्या है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है।